नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ यानी गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं जो आवाम की खिदमत करते हैं, जिनके दिलों में आवाम की खिदमत का जज्बा मौजूद रहता है। तो हमने सोचा क्योंकि अब आजकल इलेक्शन सीज़न चल रहा है, हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर उम्मीदवार मसरूफ़ है इंतखाबी मुहिम में आवाम को तरगीब देने के लिए कि मुझे वोट दे, मुझे वोट दे, मुझे वोट दे। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना चेवल्ला पार्लिमानी हलके के बीजेपी उम्मीदवार मिस्टर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को मदऊ करें, उनसे बात करें और उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में उनकी राय जानें। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे। जी। वैसे जहाँ तक आपका सवाल है, सारे लोग जानते हैं, चेवल्ला के ही नहीं बल्कि पूरे रियासत तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के लोग आपके बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और आपका इमेज बहुत क्लीन है, यानी आपकी जो छवि है बहुत साफ़ है। लेकिन लोगों में ये देखा जा रहा है कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जैसा शख्स बीजेपी में कैसा गया, तो वजह क्या है बीजेपी में जाने की? मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ अपने तेलंगाना के तरक्की के लिए, वो भी रंगारेड्डी चेवल्ला का तरक्की के लिए ज्वाइन हुआ जी। नहीं तो मैं कभी भी सोच में नहीं था कि मैं इंजीनियर छोड़ के, वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी छोड़ के पॉलिटिक्स में जाता हूँ। जब पूरा मैं इंजीनियरिंग में बहुत कमाया, बड़ा बड़ा पोस्ट आया जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, विप्रो कंपनी में, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। वो भी पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं आया, वो तेलंगाना एजुटेशन में शामिल हुआ मैं। जब केसीआर देखे आप भी ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आना बोलते, जब लिटरली ज़बरदस्ती मेरे को खींच के गए पॉलिटिक्स में। वो भी गया कि तेलंगाना है तो सही भी तेलंगाना बहुत डेवलप होता, नौकरी मिलते और किसानों का वो इरिगेशन वाटर मिलता और अपना फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छा होता, क्योंकि जब पुराने ज़माने से ये हैदराबाद जो है तेलंगाना रीजन बहुत अमीर रीजन था, पैसे वाला। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया। पॉलिटिक्स में आया सिर्फ तरक्की के लिए। मैं जो करना चाह रहा था उससे पहले ही कर दिया, फाइनेंशियली नहीं तो एकेडमिक प्रोफेशनली पूरा मैं वो अचीव करके पॉलिटिक्स में आया। उसके बाद मैं ये देखा कि जो पार्टी तेलंगाना का तरक्की करता वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाना चले गए और जब एक ही रास्ता था, वो इसको डिफीट करना, टीआरएस को, कांग्रेस था। लेकिन कांग्रेस में ज्वाइन है तो कांग्रेस के पूरे सारे लोग बिक गए और पार्टी असेंबली में पार्टी भी 2/3 पार्टी बिक गए केसीआर के। जब मैं कोई रास्ता नहीं था, तो जब मैं 2 साल इंडिपेंडेंट था, कोई पार्टी में नहीं था, जब मैं डीप रिसर्च करा ये बीजेपी के बारे में, बीजेपी जो है मज़हब को लेके पॉलिटिक्स करते, बहुत सारे इल्ज़ाम है। बीजेपी जो है आम आदमी को के लिए काम नहीं करते, सिर्फ इंडस्ट्रियल्स के। बीजेपी जो है वो नॉर्थ इंडियन पार्टी, बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी, ऐसा बहुत सारे इल्ज़ाम है। मैं एक एक को पढ़ा और बीजेपी एक पार्टी है, वो 2 टायर पार्टी है। ऊपर पॉलिटिकल फेस जो है बीजेपी है, नीचे आरएसएस है। और इन लोगों का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत क्या है? इन लोगों का पॉलिटिकल सिद्धांत हिंदी में, उर्दू में हिंदुत्व बोलते और इंग्लिश में नेशनलिज्म बोलते और तेलुगु में जातीयवाद बोलते। ये क्या है हिंदुत्व? और उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करा मैं। नेशनलिज्म तो सब जानते हैं, तो ये गलतफहमी है। हिंदुत्व बोल तो हिंदू मज़हब, हिंदू रिलीजन के पार्टी है, एकदम गलत है। हिंदुत्व बोल तो उस दिनों में अपना देश इंडिया को हिंदुस्तान बोल रहे थे, तो हिंदुस्तान के लिए काम करने वाले हिंदुत्व है, वो फिलॉसफी है। तो हिंदुस्तान में सब जने हैं। तो इसका मतलब कि हिंदुत्व यानी हिंदू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हिंदू रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन सनातन धर्म है। हाँ, वही है। हिंदू एक ही रिलीजन है जो हमारे नाम हमने दिए, ब्रिटिश वाले दिए, मगर आप करेक्ट बोले, सनातन धर्म बोलते। सनातन धर्म बोल तो ऑल एनकम्पेसिंग है, वसुदेवा कुटुंबकम बोल तो सब हमारा फैमिली है, सब बोल तो
दुनिया में सबसे हिंदुस्तान। लेकिन साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन क्या बीजेपी इस उसूल पर, इस प्रिंसिपल पर अमल करती है? इसी प्रिंसिपल से आगे लेके जा रहे देश को, लेकिन सबको इक्वल समझते हैं और मज़हब पॉलिटिक्स में नहीं लेके आते हैं। किसी मज़हब को नुकसान होए तो फर्स्ट जाने वाला बीजेपी है, किसी मज़हब। और इसका गलत फहमी है, हिंदुत्व बोल तो हिंदू रिलीजन बोल के, एकदम गलत। उसमें आगे बोलना बोल तो मैं बोल तो वो सिर्फ बीजेपी का नहीं, नीचे अंडरलाइंग फिलॉसफी आरएसएस का भी वही है। और आरएसएस में मुस्लिम शाखा है। अब आरएसएस अगर मुस्लिम से नहीं तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है तो वो रहता ही नहीं। हमारे बीजेपी में है, माइनॉरिटी शाखा बोल के है। और जो कोर फिलॉसफी है, जो मानते थे, जो फाउंडर जो है वो एक्चुअली तेलंगाना से है, अपना निज़ामाबाद से है। हेगडेवार, BL हेगडेवार अपना निज़ामाबाद तो नॉर्थ इंडिया से नहीं है। तो उन लोगों का हिंदुत्व बोले तो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो आदमी है हमारा आदमी है। तो ऐसा फिलॉसफी था, ऐसा ही फिलॉसफी है। और उन लोगों को बहुत ऐसा हिंदू रिलीजन से इतना अटैचमेंट नहीं था। अब तो मेजॉरिटी इसमें हिंदुइज्म है, तो वो सैफरन फ्लैग्स दिखते हैं, मगर हरा फ्लैग्स दिखते हैं। हमारे को कुछ दुश्मनी नहीं है। बहरहाल ये तो आपके अपने ओपिनियन है और बहुत अच्छा ख्याल भी है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ठीक है, चलिए आपका इमेज तो बहुत साफ़ है, लोग आपको चाहते भी हैं और लोगों को मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि चेवल्ला पार्लिमानी हलके से जब आप उम्मीदवार हैं तो वहाँ पर आपको क्या चैलेंजेस हैं फिल वक्त? बहुत सारे चैलेंजेस है और यही मेरे को ऑक्यूपाई करता। अच्छा। मेरा पूरा दिन रात ये सोच में, क्योंकि मैं इनोवेटर हूँ। कुछ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्यूशंस, नया गैजेट इन्वेंट करके वो सॉल्यूशन करता हूँ। मगर पॉलिटिक्स में उससे और उसका कुछ सॉल्यूशंस इन्वेंट करके, पेटेंट करके एक मैकेनिज्म बनाए तो बहुत खुशी होता, क्योंकि प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाया। तो इनोवेटर्स जो है प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं उसका सॉल्यूशन। मगर अब जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं, गरीबों का प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, किसानों के लिए पानी और यूथ को रोज़गार, बहुत सारे इनोवेशन। तो हर अपना बहुत छोटे छोटे भी रहते, वो टमाटो फार्मर्स का प्रॉब्लम्स है, नहीं तो बहुत सारे। और अपना हैदराबाद में ड्रेनेजेस, निज़ाम के ज़माने में ड्रेनेज है, और अपना तालाब जो है एकदम ख़राब हो गया, हालात तो लेक्स एकदम ख़राब हो गया। मूसी तो देखे, वो ओपन ड्रेनेज है, टैंक बंड को देखिए कैसा है। ये सब प्रॉब्लम्स मेरे को दिखे तो डिप्रेशन नहीं होता। अरे ये अच्छा मौका है, इसमें अगर हम मन और दिल लगाए तो इसका सॉल्यूशन आता, और वही है। तो पॉलिटिक्स सब जने बोलते बहुत डर्टी है, मगर पॉलिटिक्स अच्छा भी हो सकता है। मेरे को उसी से एंजॉयमेंट होता। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और हर प्रॉब्लम्स वहाँ दिखे तो इस तरह नहीं देखते, वहाँ देख के सोच करके कुछ तो भी करता हूँ। ये लेक्स के बारे में बहुत सारे काम करा, लेक कमिटीज़ लगाए, टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, जो फ्लोटिंग क्रेन मैं पहली बार लगाया, वो वाटर हाइसिंथ निकाले, वो लेक कमिटीज़ के साथ इन्वॉल्व करके, ऐसा बहुत सारे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब का सवाल है तो 2014 में वो BRS यानी TRS के टिकट पर मुंतखब हुए थे रुकने पार्लियामेंट चेवल्ला से, और वहाँ तकरीबन मैं समझता हूँ कि 73,000 लीड से आप जीते थे शायद, मैं समझता हूँ। तो उसके बाद आपको बता दूं कि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी जो तमाम मज़ाहिब के लोग थे उसमें बराबर मकबूल थे, यकसा मकबूलियत थी। बता दूं फिर 2019 के इंतखाबात आते हैं तो फिर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद तो उन्हें शिकस्त होती है। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो MP रहें या ना रहें, उन्होंने एक काम किया है। तो आखिर क्या काम किए हैं आप MP ना रहते हुए भी? वो जो एक जगह था, वो टूरिस्ट स्पॉट में जो बताया, अच्छा, कोटपल्ली का, हाँ। तो वहाँ देहातों में रोज़गार नहीं था। अच्छा। और यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करा वो उसी से। यहाँ पर जो है बहुत सारे नौजवान रहते हैं। अच्छा। और उन लोगों को एंटरटेन किया है। TV है, उस दिनों में वीडियो गेम्स पॉपुलर था। TV वीडियो गेम्स वही है, नहीं थोड़ा पैसे है तो
बियर पब कल्चर वो सब में है, वो सब में। तो इन लोगों को दूसरे देश में आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर इवेंट्स, हाइकिंग, ट्रैकिंग, बोटिंग, कायाकिंग, तो इन वहाँ कुछ लगाए तो इन लोगों को फ़ायदा होता, क्योंकि अच्छा आउटलेट, हेल्दी आउटलेट, पब और बियर हेल्दी आउटलेट नहीं है। तो वहाँ जाके कायाकिंग, खुद बोट चलाते, और वहाँ जाके मैं बोट्स दिया और यहाँ पॉपुलराइज करा। वहाँ कम से कम 110 यूथ को मैं रॉयल लाइफ ट्रेनिंग सोसाइटी बोलते हो, यूके का लाइफ ट्रेनिंग सोसाइटी में ट्रेनिंग दिया और कायक चलाना सिखा दिया, और उन लोगों को अपोलो हॉस्पिटल से बेसिक्स लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेट दिया, और उन लोगों को ट्रेनिंग करके अब ना बोट चलाए तो सिर्फ सैटरडे संडे चलाते, सीज़न में 15,000 रुपये तक कमाते। अब समर है, समर में बहुत कम जाते, वो 4,000 एवरेज, 10,000 से ज़्यादा सिर्फ दो दिन काम करे तो ऐसा वो अभी चल रहा। वो भी नहीं, मैं अभी बोला था गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स हालात बहुत ख़राब है और कोई भी नहीं जा रहे। इवन गरीब लोग भी 2-3 बार सोचते, क्योंकि वहाँ गए तो बाथरूम का टीचर्स एब्सेंट रहते, बाथरूम्स नहीं रहते, सो सब जने बाहर जाते, और गर्ल स्टूडेंट्स तो जा नहीं सकते बाहर। तो मैं ये करा कि इसको मेंटेन करना। तो मैं जब शुरू करा, जब मोदी जी का इंस्पिरेशन स्वच्छ भारत, और मैं उसका कन्वेनर भी था। फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट, पहले वॉश लेजिस्लेटर्स सोसाइटी, वॉश लेजिस्लेटर्स फोरम का कन्वेनर था। बोल तो 30 पार्लियामेंटेरियन रहते, वॉश बोल तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का फोरम का कन्वेनर था 2015 में। तो जब से मैं एक बाथरूम साफ़ करने का, गवर्नमेंट स्कूल में बाथरूम साफ़ करे का प्रोग्राम 1 हफ्ता मैं ही चलाया। अच्छा, 1 हफ्ता मैं ही चला, क्योंकि बाथरूम क्लीन का आप क्या करते बोलते, हम बाथरूम क्लीन करते, वो तो उसको 20,000 सैलरी दे, उन्हें नहीं करता। तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर जो मैं अमेरिका में सीखा, वहाँ कई को नहीं कर सकते। तो मैं खुद गए तो उन लोगों को थोड़ा हिम्मत आया सोसाइटी को कैसे फेस करना। और अब आज तो है 7 ट्रक्स, स्वच्छ ट्रक के साथ डेली 30 गाँव फिरता, तो 210 गाँव को जाके, गवर्नमेंट स्कूल जाके, अभी भी MP हूँ नहीं हूँ, अभी भी साफ़ करके आता हूँ। तो ऐसा बहुत सारे, वो गैस के लिए LPG। एक आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बायोगैस का कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेंगे, और एक बहुत ज़्यादा आपका किस्सा मशहूर हुआ था, बोरवेल्स बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो उस बारे में हमारे जो नाज़रीन को बताएं। फ्यूल का कॉस्ट अब तो अभी और भी बढ़ गया, यूक्रेन वॉर, इससे जब भी ज़्यादा ही था, 70-80 रुपीज़ गैस का सिलेंडर, 600 रुपये ऐसा था। तो मेरा तो प्रोफेशन है इनोवेशन इंजीनियर का, और तो वहाँ क्यों नहीं बायोगैस से हर घर को पाइप के द्वारा, सिलेंडर से द्वारा नहीं जा सकता कुकिंग गैस, तो वो शुरू करा रिसर्च। और बायोगैस पुराने ज़माने में बोलते गोबर गैस रहता, गोबर बोलते गोबर के साथ गैस प्रोड्यूस होता, लेकिन गोबर उतना नहीं मिलता। वो गांव बड़ा गांव है पेदमंगलारम, तो गोबर के साथ 1 kg गोबर के साथ सिर्फ 20 लीटर्स गैस प्रोड्यूस होता। हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट से 210 गुना ज़्यादा आता। तो एग्रीकल्चर वेस्ट, और वो एग्रीकल्चर वेस्ट सेम नहीं रहता, कंटिन्यूसली चेंजिंग, ये सीजन में ये एग्रीकल्चर वेस्ट, वो सीजन में। उसके साथ पहली बार मैं रिसर्च इसमें पार्लियामेंट में बात करा 4-5 बार, और शुरू करा। अब जो है रिसर्च चल रहा है। पहले छोटा प्लांट 40 घरों को जा रहा है, उसमें पहला 4 घर जो है अपना माइनॉरिटी भाइयों का घर है। ये गांव है पेदमंगलार, और पाइप के द्वारा गैस आते। अब उसको बढ़ा रहा हूँ, उसको 1000 घर को जाने के लिए वो कर रहा हूँ। और ये मॉडल है तो अपन, मैं जोकिंगली बोलता हूँ, हमारा बहुत अमीर गांव सऊदी अरेबिया को पैसे देते, बहुत गरीब सऊदी अरेबिया बहुत अमीर है, क्योंकि LPG वहीं से आता। तो जोकिंगली बोलता, मगर मेरा विजन है, आइडिया है, हर गांव वो गैस वहीं प्रोड्यूस होना, और इसका वेस्ट मटेरियल जो आता ना, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनता। तो एकदम बहुत कम, गांव में से 1 पैसा बाहर नहीं जाता, दूसरे देश को नहीं जाता, गांव का पैसे गांव में ही रहता।
और गांव का रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होता। तो रिसाइकलिंग होती क्या है? हाँ, तो क्रॉप्स है ना, क्रॉप्स उसमें डालते हैं, उससे गैस नहीं तो उसको वेस्ट कर देते, तो जलाते भी, पोल्यूशन भी हो सकता है, जलाने की वजह से उससे गैस बना। बोरवेल का क्या है? एक लड़की अपना चनवेल की एक गांव के बाजू, आई थिंक 2016-15 में ये होते रहता, आप न्यूज़ में देखते, अरे एक छोटा बच्चा छोटा बच्ची बोरवेल में गिरते, पूरा न्यूज़ एजेंसी जाके रात भर लाइटों लगाते, कलेक्टर आते, मिनिस्टर आते, हाँ ब्रिज, तो उसको निकालते, पर 3 दिन में उन्हें मर जाते। तो मैं भी था, ऐसा हुआ, ऐसा होते, सब आते, न्यूज़ आते, नेक्स्ट डे भूल जाते। मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सॉल्यूशन क्या है? आज ये बच्ची गिर गए, मर गए, एक 4 महीने के बाद दूसरे बोरवेल में दूसरे, तो उसके बाद मैं ऐप लगा के, हमारा चेवले कॉन्स्टिट्यूंसी में हर बोर कलेक्टर से बात करके, हाँ आप छोटा ऐप होता है, उसमें ज़्यादा नहीं, मगर उससे ज़्यादा है, सब यूथ को बोला, आप बहुत सारे बोरवेल्स रहते, और बोरवेल्स जो है गांव के बाहर रहते, किसी को नहीं मालूम, कई 10 साल पहले बोरवेल डाले, पानी नहीं आ रहे तो भूल गए, वैसा ही ओपन रहता, वहाँ कोई खेलते हुए गए तो अंदर डालते। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करो, बोले ज़्यादा से ज़्यादा अपना गोला कुरमास आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि उन गोट ट्रेडिंग क्या बकरी को लेके जाते, बकरी पालन करते, तो उन लोगों से आइडेंटिफाई करा, उन लोगों को मानो किधर जो है कोई छोटा बकरी गिरता है बोल के, तो उन लोगों का मदद लेके आइडेंटिफाई करा। वही नहीं, यूथ को बोला अगर आइडेंटिफाई करके वो जियो टैग करके उसके ऊपर एक शाबाद स्टोन ला के बंद करे, तो हर बोरवेल को मैं 200 रुपये बंद करे तो दे दूँ। उसके अलावा मैं प्राइस भी लगाया, वो ऐप चल रहा था, तो कुछ हुए तो वो हो गया, भूल गया नहीं। उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? ओपन बोरवेल्स नहीं रहना। तो ऐसा बहुत सारे काम किया मैं, और करते रहे। तो अच्छा ये बताइए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी मुसलमानों का नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी यही मानते हैं, माइनॉरिटीज़ पर कह रहा हूँ मैं। इवन आप देखेंगे कि सिख्स जो हैं वो भी यही कहने लगे हैं कि आज मुसलमानों के साथ इस तरह कार्रवाई हो रही है, ईसाइयों के बारे में वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहे हैं, और हो सकता है कल हमारे बारे में होंगे। तो क्या आप नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है बीजेपी में जाकर? नहीं, बीजेपी ऊपर फॉल्स प्रोपेगेंडा और गलत फहमी कि हम माइनॉरिटी के खिलाफ है, एब्सोल्यूट नहीं। इंडियन माइनॉरिटीज़ जो है हमारे साथ है, साथ रहना, और मज़हब नहीं देखना। इंडियन हिंदूज़ जितना इम्पोर्टेंट है अपने को, इंडियन क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख और मुसलमान सब हमारे को उतना इम्पोर्टेंट है। कोई भी पॉलिसी लिए तो एक मज़हब के खिलाफ नहीं लेते, कोई भी पॉलिसी लिए तो एक मज़हब के लिए भी नहीं करते, करे तो सब हिंदुस्तानी को लिए करते। अब कोई पॉलिसी आप बताओ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, आप जैसा आपने कहा है कि बताइए, चावल जो है आपने आर्टिकल 370 कश्मीर ख़त्म, ओके, जबकि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर आर्टिकल 371, 372 यानी स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है, वहाँ क्यों ख़त्म नहीं करते? क्या आप में हिम्मत नहीं है? और एक बात बताता हूँ, CA, ये पूरा रिलीजियस बेस्ड कानून है, ये वो भी आपने मंजूर किया। फिर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के बारे में गलतफहमी पाई जाती है। आप तलाक़ सलासा, ट्रिपल तलाक़ जो है, उसमें भी आपने गलत काम किया। तो आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं उसे? पहले अब लास्ट ट्रिपल तलाक बोले तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम जो है सबको सेम जस्टिस रहना, मुसलमान महिला को, मुसलमान वुमेन को कुछ डिसएडवांटेज नहीं रहना, जैसा हिंदू नहीं तो क्रिश्चियन को नहीं रहना, सबका ये ट्रिपल तलाक जो है बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी नहीं एक्सेप्टेड है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में इतना ऐसा ट्रिपल तलाक नहीं है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, किधर भी नहीं है। यहाँ कहीं को मुस्लिम वुमेन को इंजस्टिस होना, तो मुस्लिम वुमेन को एडवांटेज होने के लिए जो एडवांटेज हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे के लिए, उसी लिए करा, तो उसके लिए ये है मन। लेकिन CA समझो, ये जो है कांग्रेस पार्टी, मेरे को कांग्रेस पार्टी बहुत सारी ये गलतफहमी प्रोपेगेंडा कर रहे, कांग्रेस पार्टी CA उन लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करे
इन फॉल्स प्रोपेगेंडा सीएए मुसलमान के खिलाफ है और वो बीजेपी लगाया। अब देखिए, मैं डेटा प्रूफ्स डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, होना बोलता हूँ, मैं डेट के साथ देता हूँ। हाँ, आप तो होमवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पहला सीएए जो है 1948 में आया, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था। पहला सीएए ये था कि जो पाकिस्तान से इधर आते, मज़हब को लेके उन लोगों को टॉर्चर नहीं तो इंजस्टिस हुए थे, इस तरफ आ सकते बोल के, मज़हब को लेके जो माइनॉरिटीज़ वहाँ हैं, मज़हब के हिसाब से माइनॉरिटीज़ वहाँ कौन है, ये कांग्रेस लाए सो, ये कांग्रेस पहला सीए लाए सो। नेचुरली वहाँ इस्लामिक कंट्री है, तो हिंदूज़ मुस्लिम हिंदूज़ सिख्स क्रिश्चियंस जैन रहते, उन लोगों के लिए कांग्रेस लाया। और वो भी उसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के खिलाफ कांग्रेस है, और वो भी और भी पर्टिकुलरली इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ लाया कानून, क्योंकि वो परमिट सिस्टम था। पहले से ये जो है परमिट सिस्टम था, पाकिस्तान से यहाँ आने वाले वो जो है अगर हिंदूज है तो उन लोगों को सिटीजनशिप देते, सिख्स क्रिश्चियन को भी देते। लेकिन वही कांग्रेस का 1948 का सीए पार्टीशन लॉ में जो आदमी जो लोग जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया और वापस आने चाह रहे, उन लोगों को परमिट नहीं मिलता। तो क्या मतलब है इसका, हिंदुस्तान से पाकिस्तान कौन गए, सिर्फ मुसलमान गए ना पार्टीशन के साथ, और उन लोग वापस आके उसको परमिट नहीं देते। तो कांग्रेस का सीए वो पार्टीशन परमिट सिस्टम है, वो मुस्लिम्स का खिलाफ नहीं, इंडियन मुस्लिम्स का खिलाफ था। तो उन लोग लाए, और 2001 में पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह बोला था कि ऐसा इसको अमेंड करके जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को इन पाकिस्तान को यहाँ ला सकते, उन लोगों को सिटीजन देता। तो कौन बनाए एंटी इंडियन मुस्लिम्स का, इन लोग बनाए, और हम लोग आज हम लोग आए उसको सिर्फ अमेंड करें। लेकिन आप देखेंगे और अमेंड क्या करें, हम जो है स्पेड को स्पेड बोलते हैं। हाँ, इन्हें क्या बोल रहा, मुसलमान का नाम लेने के लिए डर रहे थे, कौन, कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए मुसलमान को कैसा कैटेगराइज करा, जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और फिर वापस आना, वो मुसलमान है। तो वही है हमारा गलती, ये सब गलत फहमी है। लेकिन आप गलत फहमी है ना, तो लेकिन आप देखेंगे यूएस की बात कीजिए, आप यूएन की बात कीजिए, यूरोपियन यूनियन की बात कीजिए, वो तमाम यही कह रहे हैं कि सीए का जो क़ानून है वो एंटी मुस्लिम है। क्योंकि आप देखेंगे कि क्रिश्चियन हो, सिख है, या फिर हिंदूज़ है, बुद्धिस्ट है, जैन है, और दूसरे जो हैं वो अगर अफ़गानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी, यानी 2014 के बाद जो आए। लेकिन मुस्लिम्स को नहीं, तो क्या है वजह? जी, जो चाहते वो इंग्लैंड नहीं जा सकते, जो चाहते उन्हें अमेरिका नहीं जा सकते। जो परसिक्यूशन होता है और रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, उन लोग जा सकते। जो एक मेजॉरिटी सिस्टम परसिक्यूट होता, उन लोग जा सकते। वहाँ भी ऐसा रूल है, कोई भी ओपन डोर, कोई रेफ्यूजी होना बोलते हो नहीं जा सकते, वहाँ भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जी, यहाँ पर इसको कम्युनल कलर दिया गया है। वो कम्युनल कलर कांग्रेस दिया, हम नहीं दिए। वही कांग्रेस का जो परमिट सिस्टम और सीए है, उसको हम अमेंड करके स्पेड को स्पेड बोले। अब अच्छा, तो इसमें मैं बीजेपी का गलती कोई नहीं है, ये गलत फहमी, रॉन्ग प्रोपेगेंडा, और उन लोग जैसा चोर कोतवाल को डांटे बोले, कांग्रेस पार्टी हमारे को डांट रहे। उन लोग जो है इंडियन मुस्लिम के खिलाफ का सीए उन लोग लाए।
एक बात करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, आपका इमेज तो बिल्कुल साफ़ है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब का ताल्लुक़ है, तो इनके जो ग्रैंडफादर थे उनके नाम से ज़िले रंगा रेड्डी जो है आज देखते हैं आप, वो क़ायम किया गया। तो ये बहुत ही हाईली एजुकेटेड ख़ानदान से और बहुत ही बड़े ख़ानदान से या अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये ख़ानदान का रिकॉर्ड भी रहा है अवामी खिदमत का। लेकिन हमने बात की है, उन्होंने CAA के बारे में बात की है, तलाक़ सलासा के बारे में बात की है। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ तक एक सवाल मैं आपसे कर लूँगा, उसके बाद हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आते हैं। वो सवाल ये है कि राजस्थान में हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि घुसपैठियों को कांग्रेस आपका सोना लेकर तकसीम कर देगी, बच्चे ज़्यादा पैदा करने वालों को सोना लेकर आपका तकसीम कर देगी, मंगलसूत्र लेगी आप तकसीम कर देगी। तो क्या ये अच्छी बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करें? ये जो है ये पहले जो बात, आप एक अच्छे इंसान हैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ, इसका बैकग्राउंड भी देख लेंगे अपन। मनमोहन सिंह, उन्हें भी बहुत ही अच्छा इंसान है और उन्हें इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है, मगर उसको ज़बरदस्ती से मनमोहन सिंह से मुंह से पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए कांग्रेस जो है, मेरा थियरी है, कांग्रेस मुसलमान का इस्तेमाल करे मगर मुसलमान को खिदमत नहीं करे, मुसलमान को डेवलपमेंट में और सिर्फ मेरा थियरी है, मगर सिर्फ मेरा थियरी नहीं, साचार कमेटी रिपोर्ट में भी वो भी बोला और MIM के असदुद्दीन भी वही बोला पार्लियामेंट में। साचार कमेटी के रिपोर्ट में 60 साल में मुस्लिम्स पीछे हो गए और देश आगे बढ़ गया। तो कौन थे? कांग्रेसी गवर्नमेंट है। अच्छा, तो मनमोहन सिंह जो बोल रहे थे, वी विल डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू एंश्योर माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज, आर एम्पावर्ड टू शेयर इक्विटेबली इन द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा है, अच्छी बात है ये तो। हाँ। अच्छी बात है, मगर ये नहीं बोल रहा था माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज, उन्हें पर्टिकुलरली कैसो माइनॉरिटीज बोलना था, राइट? सेक्युलर बात करके पर्टिकुलर, तो उन लोगों का मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी यही से बात। एंड दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज। फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज किसी को नहीं हो सकता। अगर सब जने इक्वल है तो सबको हैव द फर्स्ट और लास्ट और द मिडिल शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। सिर्फ मुसलमान के अपीसमेंट के लिए फर्स्ट शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। तो एक या बोलिए सर, बोलिए। क्या फिर वो सोना लेकर के इनको तकसीम कर देंगे? कैसा करेंगे बताइए आप? इसलिए फर्स्ट शेयर ऑफ द रिसोर्सेज बोल तो क्या है, इन लोगों क्यों है कम्युनिस्ट फिलॉसफी यहाँ देना। कम्युनिस्ट फिलॉसफी पूरा रशिया में फेल हुआ, चाइना में फेल हुआ। बोल तो अमीर के जायदाद, अमीर के सोना, अमीर के पैसे लेके सबको बांट देगा, यही जो है पूरा तकसीम। तो कम्युनिस्ट लेफ्ट आइडियोलॉजी वो फेल हो गया। अब जो है कांग्रेस पार्टी फेल हुआ, तो किसी को पकड़ के वो गरीब लोगों को एक विश और होप दिखाना, हाँ क्या एक उम्मीद बता रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं। जी जी, वो गलत उम्मीद बता रहे, ये हो नहीं सकता, नहीं कर सकता, गलत सत्य दिखा रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो वो भी समझो, वो भी अच्छा है, मगर लेकिन फर्स्ट शेयर कौन बोले? मुसलमान को। तो सबका देके फर्स्ट शेयर मुसलमान को देना बोल के कांग्रेस बार बार यही कहा, क्योंकि कांग्रेस मुसलमान को इस्तेमाल यूज़ करता है मगर उसको डेवलप नहीं करता। और वो मैंने बोल रहा हूँ, साचार कमेटी रिपोर्ट जो मनमोहन सिंह के टाइम में आया वही बता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस अपीसमेंट की पॉलिसी और ये जो है मुसलमान के डेवलपमेंट कभी इतना नहीं हुआ जो मोदी के के गवर्नमेंट के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% मुस्लिम्स इसका बेनिफिट ले लिए। अच्छा, बेनिफिशियरी और 31 वो हिंदू परसेंटेज से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हिंदू का नंबर्स ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज ले तो मुसलमान बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को घर देता है वो इससे। जो KCR का डबल बेडरूम है उसमें भी इसका पैसे है। ठीक है, हाँ ये तो है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ओके। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 6,000 रुपये देते हैं और मुसलमान में भी बहुत सारे किसान हैं, उन लोगों को 33% मुसलमान किसानों को मिलता, हिंदू किसानों को इससे कम मिलता है। वैसा ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो बहुत अच्छा स्कीम है। जो 2-3 सिलाई का मशीन लेके कपड़े का धंधा करना चाह रहे, थोड़ा बिजनेस ऐसा ग्रो करना बोल तो
लोन्स देते। सर ये बताइए, रहते उसका 36% मुस्लिम्स वो लोन ली चुके हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं हुआ। तो मैक्सिमम बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री के योजना नहीं तो स्कीम्स समझो वो मुस्लिम्स को हुआ, हिंदूज और क्योंकि मुस्लिम्स में अच्छा ही सोशल नेटवर्क है, बताते गरीब है तो दूसरे आदमी आके उसको मदद करते, ये देखो वो लेन ले दो, ऐसा करते, एप्लीकेशन फॉर्म ले है वो। तो अच्छा सोशल वर्क, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उसको अपन अप्रिशिएट करना। तो इसलिए ये कम्युनिटीज़ में गरीब को नहीं छोड़ते, दूसरा लोग हेल्प करते, ये सब कम्युनिटीज़ ऐसा करना। एक बात बताइए कि जैसा कि आपने पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताया कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो या दूसरी स्कीम्स में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो आपने कुछ फ़ायदा कराया अपने चेवड़ला कॉन्स्टिट्यूंसी में? नहीं, मैं पर्टिकुलरली मुसलमान के लिए ऐसा करना बोल के कुछ नहीं किया, मगर किसी को बहुत सारे मुसलमान को हेल्प करा। मैं ये नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, अब हमारे हिंदुस्तान है, हमारे चेवले का है बोल के करा। आगे परसों भी वहाँ 200 मुसलमान का घर चले जा रहे। अच्छा। मैं बीजेपी में हूँ, मतलब समझे। तो तांडूर में जहाँ रेलवे ओवरब्रिज मांगे थे, ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज, ओवरब्रिज डिज़ाइन नहीं मालूम, तो ओवरब्रिज बना रहे थे रेलवेज उन्होंने भी, तो उसके साथ घरा चले जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स और एसीस का घर। तो मैं तांडूर में गया अपना बीजेपी खंडवा, तो बहुत सारे मुसलमान दोस्त है, हिंदू दोस्त है, तो ना साहब आप आना, साहब आना, साहब, वो पूरा एरिया मुसलमान का एरिया। तो गया, जाने के बाद अब चलो साहब, एक किलोमीटर है उतार और चढ़ाओ वो फ्लाईओवर, अब देखिए कितना घरा जाते, देखा। और ये भी बोले ये इसके खिलाफ, ये लॉस के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन टाइम में बिना नोटिस करके प्रोजेक्ट शुरू करा। अगर ऐसा घरा गए तो उन लोगों को नोटिस देना वो सब। तो मैं बोला आपको सपोर्ट करता हूँ और जाके आपके साथ आओ बोलते, मैं गाड़ी उतर के 1 किलोमीटर इस तरफ उस तरफ जाके आया। उन्होंने क्या बोले, साहब हमारे इतने एमएलएस थे, इतने लीडर्स थे, एक भी रुके भी नहीं, खत लिखो देखती हूँ बोला। मैं उतर के उन लोग 1 किलोमीटर कोई भी नहीं, उसके साथ मैं चुप नहीं बैठा। ये कब हुआ, 1 महीना पहले। मैं जीएम रेलवेज को जाके बोला और इन लोगों को केस लगाओ बोल के, तो अब स्टे ऑर्डर आया। तो ये मुसलमान के लिए नहीं करा, मैं तांडूर आवाम के लिए करा, शायद वो ज़्यादा मुसलमान हो। अच्छा ये बताइए, स्कोप्स के बारे में बताइए कि अब जो आपके एजेंडा क्या है आपका? अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो चेवड़ा की तरक्की के लिए क्या करेंगे आप? बहुत सारे जो एमपी जो है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करना, पब्लिक इश्यूज़ को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना। मैं जितना रिप्रेजेंट करा कोई भी एमपी नहीं रिप्रेजेंट करा। अच्छा। मैं कम से कम 100 बार मैं पार्लियामेंट में इश्यूज रेस करा, मुसलमान के इश्यूज भी रेस करा, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात करा, और ये हिंदू मुस्लिम्स गड़बड़ हो रहे थे एक ज़माने में, ओल्ड सिटी में हो रहे थे, 2-3 मर्डर्स इस तरफ, 2-3 मर्डर्स उस तरफ, उसके बारे में बात करा। मैं इसके बारे में क्या अपना मुसलमान लोगों को मॉब लिंचिंग थोड़ा हुआ था तो उसके बारे में बात करा, और इसके बारे में भी बात करा, जैसा अपना हैदराबाद का गंगा जमुना तहजीब के बारे, नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारे मैं बात करा। वही नहीं, वो तांडूर का तूरदाल के ऊपर, तांडूर का शाहबाद स्टोन्स के ऊपर, हमारा हाईवे नहीं है यहाँ से विकाराबाद तक, बहुत सारे इश्यूज मैं बात करा। तो मैं क्या कर सकता हूँ बोल तो, मैं पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है पार्लियामेंटेरियन का, सबसे बड़ा। उसके बाद जो पैसे है, फंड्स है, प्रोजेक्ट्स है, कितने वहाँ ला सकते हो। मैं लास्ट टाइम टीआरएस में है तो भी, और वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है तो भी, 1000 करोड़ के ज़्यादा डायरेक्ट मैं लाया। उसमें सबसे बड़ा जो है बीजापुर हाईवे, वो 2016 में बात करा, 17 में आ गया, सैंक्शन हो गया। ऐसा ग्राम सड़क योजना और जीएसटी कम करा, तांडूर स्टोन का जीएसटी, बहुत सस्ता स्टोन है फ्लोरिंग, शाहबाद स्टोन बोलते ना फ्लोरिंग का, जब 10-15 रुपए की स्क्वायर फीट था, अब शायद 20 रुपए 30 रुपए, उसके ऊपर 18% जीएसटी डाले बीजेपी का गवर्नमेंट। तो मैं लड़ के, और राजस्थान में ऐसा एक कोटा स्टोन है, वहाँ 5% का को यहाँ लड़के उसको कम करा दिया। ट्रेन स्टॉप्स नहीं थे तो स्टॉप्स लगाए, और ये जो है
पॉलिसी एक है, बात कर तू, प्रोजेक्ट से है ला तू, अब और भी ला सकते क्योंकि मैं बीजेपी का एमपी यहाँ हूँ और बीजेपी का गवर्नमेंट वहाँ रहता। तीसरा जो है हमारे एमपी लैड्स रहते, साल को हमारे को 5 करोड़ देते, उसको कैसा कर सकते, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। 5 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, साल को 5 करोड़ तो 5 साल में 25 करोड़ ऐसा, 25 करोड़ ऐसा आता। तो मैं सिर्फ विकाराबाद में 198 वर्क्स दिया, मैं 11 करोड़ सैंक्शन करा, 8 करोड़ तक ख़त्म हुआ और इन प्रोग्रेस वर्क्स थे। और कोई भी इतना ना काम, मैं हर गांव गया। तो तीसरा जो है मेरा एमपी लैड्स, चौथा जो है मैं खुद मेरा फंड से क्या कर दूँ वो तो बताया, मैं बाथरूम क्लीन कर दूँ, ये टमाटो इसका प्रॉब्लम्स किसानों का, और टूरिज्म स्पॉट डेवलप करा, बायोगैस ये। सो मेरा खुद का, एमपी लैड्स का, और वहाँ से प्रोजेक्ट्स लाने का, और पॉलिसी यहाँ को वो 4 भी मैं करा और करते रहूँगा। और एमपी होने के बाद इससे ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बीजेपी एमपी, वहाँ भी बीजेपी का गवर्नमेंट है। तो आप समझेंगे बीजेपी हुकूमत आ रही है? ज़रूर आ रही है। मैंने पूरा देश समझ रही है। अच्छा। पूरा देश समझ रही है। ये बताइए कि जो चेवड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, महेश्वरम है, राजेंद्र नगर, श्रीरंगमपल्ली, चेवड़ा, परगी, विकाराबाद, तांडूर। आप देखेंगे कि 4 तो एमएलएस जो हैं वो बीआरएस के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, बीजेपी का कुछ वजूद नहीं है। फिर कैसे आप कामयाबी हासिल करेंगे? मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप सोचो 2014 में यही हालात था। अच्छा। क्या कोई भी, मैं जब टीआरएस में था एक भी टीआरएस का एमएलए नहीं था, मैं एमपी था, और उस दिनों में एमपी एमएलए एक ही साथ था, और उस दिन में और भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था क्योंकि वहाँ टीआरएस का गवर्नमेंट नहीं था दिल्ली में, यहाँ टीआरएस में का गवर्नमेंट नहीं है, हमारे साथ के साथ एमएलएस टीआरएस के नहीं हैं, टीआरएस के 0 एमएलएस है, और तेलंगाना एजिटेशन, तेलंगाना सेंटिमेंट जो है अपना चेवले में उतना नहीं था, सिर्फ 50% था क्योंकि एमआईएम लोग तेलंगाना के खिलाफ थे, आंध्रा सेटलर्स जो है हमारे यहाँ खिलाफ थे, और इवन तेलंगाना के आए तो हमारे रियल एस्टेट गिर जाता बोल, तो तेलंगाना सेंटिमेंट ज़्यादा नहीं था, लेस देन 40% था, 40% देहातों में तेलंगाना था। वो सिचुएशन में मैं जीता और मेरे साथ 2-3 एमएलए को जिताया। तो अब और भी आसान है क्योंकि पूरा मोदी वेव ज़्यादा फैल गया। तेलंगाना एजिटेशन में तेलंगाना सेंटिमेंट से ज़्यादा मोदी सेंटिमेंट और ज़्यादा फैल गया। अच्छा, एक सवाल ये करेंगे, जैसे आप मोदी सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, मोदी वेव की बात कर रहे हैं आप, तो आप क्या देखते हैं कि तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बीजेपी 2019 में सिर्फ 4 सीट्स पर कामयाब हुई, तो उसके सीट्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे, लेकिन आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं। मैं बीजेपी में हूँ। पूछना चाहिए तो आपको उसके बारे में और ज़्यादा मालूम है क्योंकि वो बाजू रखे तो भी मेरे ख्याल में 10 से ज़्यादा आने का गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, लेकिन इलेक्शन है, लास्ट मिनट तक क्या होता नहीं मालूम। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से जो एमआईएम का सीट है हैदराबाद का, असदुद्दीन साहब का सीट, वो तो कोई नहीं हरा सकते, लेकिन इस बार हराने का गुंजाइश है, या 1% है, 2% है, 3%, 10% गुंजाइश है, वो भी गुंजाइश है। एक बात है, जहाँ तक हमारी सियासत टीवी का सवाल है, सियासत अखबार का सवाल है, हमारी जो जर्नलिज्म है या सहाफ़त है गैर जानिबदार होती है। जैसा कि हम कांग्रेस से बात करते हैं तो बीआरएस से बात करते हैं, आपके पास भी आए, तो आप ये बताइए कि अपने जो वोटर्स हैं आपके हलके के, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और आप दे सकते हैं मैसेज? बीजेपी पार्टी और मैं देश के तरक्की, शहर के तरक्की और गांव के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हम हर आदमी जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, यही हमारा हिंदुत्व है, हिंदुस्तान का खिदमत करना। हिंदुस्तान में सब मज़हब के लोग रहते, उसके लिए बीजेपी काम करते हैं। हिंदुस्तान में बहुत गरीब लोग आए थे, कई मज़हब से, उन लोगों के हमारे फ़िलासफ़ी जो है
जातीयवादम नहीं तो हिंदुत्व, वो हिंदुस्तान के लिए। और हमारे रास्ता और विधान जो है अंत्योदय, अंत्योदय तो पहले नीचे वाले को उठाए तो पूरा देश उठ जाता। इसी फिलॉसफी पे हम जा रहे, तो इसीलिए 10th से 5th इकॉनमी बन गया। हम यही डायरेक्शन में जाते और हमारे ये है अब 5th है और 2047 तक अपना देश डेवलप्ड कंट्री होना और दुनिया में नंबर 1 इकॉनमी होना, यही हमारा डायरेक्शन है, यही मोदी साहब का डायरेक्शन है। अपने वोटर्स को मैसेज क्या देंगे? मैं जो है यहीं का आपका आदमी हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। अब जो है बाहर जाते हुए आप देख लो, हमारा घर का गेट है क्या, गेट कभी ओपन रहता। और मैं जो है हर गांव, हर बस्ती, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर गांव, हर हैमलेट और तांडा को 3-4 बार गया। वो इलेक्शंस के बाद, सब जने इलेक्शन के वक्त आते, मैं इलेक्शंस के बाद भी आपके पास आता हूँ और मैं अवेलेबल हूँ, था, हूँगा भी। और आपके बहुत सारे समस्या मैं चैलेंज लेता हूँ और मेरे को खुशी है इसके लिए काम करने के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मैं गरीब लोगों को कम से कम एक रास्ते में दिखाता हूँ और वो रास्ता जो है लोन्स के साथ हो, जब 20,000 से 20 लाख वोट मैं गारंटी देता हूँ। नहीं तो जो जिसको घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर ला लेता हूँ। जिसको मेडिकल नीड्स है, वो गरीब है, आयुष्मान भारत से 5 लाख तक आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, वो दिलाता हूँ मैं। और किसानों को क्रॉप लॉस बोलते, फसल का जो नुकसान फसल का नुकसान होता है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा यहाँ अमल नहीं हो रहा, वो अमल होने के लड़तूँ। तो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री के यहाँ अमल हुए तो फसल का नुकसान होते उसका पेमेंट हम कर देते। और जो चल रहा है, जो स्कीम्स जो चल रहा है, वो कास्ट और रिलीजन के हिसाब से नहीं चलता। सब हिंदुस्तान को वो पहुंचने के लिए मैं गारंटी हूँ और मेरे दरवाज़ा कभी खुला है, आप आ सकते, आपको नुकसान। बहुत सारे लोग को 60 इयर्स पार हुए, पेंशन्स नहीं मिल रहा, उन लोगों का भी मैं हेल्पलाइन लगाया। मैं कंटिन्यूस मैं सबसे अच्छा रिलेशंस, जो TRS हो या कांग्रेस हो या BJP, सबसे अच्छे रिलेशंस लगा। तो मेरा रिलेशनशिप से और मेरा मेहनत से मैं आपको जो जिसको पेंशन नहीं आ रहा उसके मैं पीछे पड़ के आपको पेंशन्स भी, आप वो स्टेट गवर्नमेंट है फिर भी मैं काम करूँ। बहुत अच्छा रहा मेरा नाज़रीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी। थैंक यू।